नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रविवार को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि आज मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमने पार्टी के लोगों की बात मानी और सरकार को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। हम आज गठबंधन से अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरों के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार रविवार दोपहर 3 बजे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार में भले ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मगर सरकार की कमान बीजेपी के हाथ में रहेगी। जब मांझी से ये पूछा गया कि अगर नई सरकार बनी तो वो उसमें अपनी और अपनी पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं, इस पर मांझी ने कहा कि उनकी ओर से भावी सरकार में 2 मंत्री पदों की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जब एक निर्दलीय विधायक को एक मंत्री पद दिया जाता है तो हमारी पार्टी के पास 4 विधायक और 1 एमएलसी है। हम लोगों ने तय किया है कि इस हिसाब से 2 मंत्री तो बनाइए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें 2 मंत्री पद देने पर सहमति बन गई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि सहमति बनी है या नहीं ये तो वे लोग जाने, हमारी तो यही मांग है। बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू सिर्फ बहाने खोज रही है, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आरजेडी नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें खेल शुरू करने दीजिए, खत्म हम करेंगे। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज रविवार से कांग्रेस उत्तराखंड में अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून में एक सभा को संबोधित कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि खड़गे पूरे देश में जा रहे हैं। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने परिवर्तन का आह्वान करने के लिए उत्तराखंड को चुना है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने प्रशासन से परेड ग्राउंड में सभा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन वहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम की वजह से इसके लिए जगह नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर देश भर में कांग्रेस के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं अब खड़गे की बैठक रेस कोर्स इलाके में बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित की गई है। बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों में सीट बंटवारे पर चर्चा का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज रविवार को कांग्रेस और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके के बीच सीट बंटवारे पर पहले दौर की चर्चा होगी। बैठक चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय में होगी। पहले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद डीएमके सीट शेयरिंग कमेटी से मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा था कि वह कांग्रेस को 11 सीटें देने को तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभी यह तय नहीं हुआ है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने कहा है कि वो जल्द ही एक ऐसा सेफ्टी टूल लाने जा रही है जो बच्चों को न्यूड तस्वीरें हासिल करने या भेजने से रोक देगा और इनक्रिप्टेड चैट में भी ऐसा नहीं हो सकेगा। खबरों के मुताबिक ये टूल ऑप्शनल हो सकता है और इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एडल्ट्स के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है। मेटा के मुताबिक कंपनी का ये फीचर महिलाओं और 13 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के लिए लाया गया है। बता दें कि मेटा ने इनक्रिप्ट मैसेंजर को डिफॉल्ट में डाल दिया था। इसके बाद सरकार और पुलिस की ओर से उसे काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल उनका कहना था कि इनक्रिप्शन की वजह से कंपनी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों को पता नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। दरअसल 8 फरवरी को पाकिस्तान में संसदीय चुनाव होना है, जिसे लेकर शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में भारत समेत अन्य देशों को शांति का संदेश भेजने पर जोर दिया गया है। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत को शांति का संदेश इस शर्त पर भेजा जाएगा कि वह कश्मीर को लेकर अगस्त 2019 का अपना फैसला वापस लें। हालांकि भारत पाकिस्तान को एक नहीं कई बार साफ तौर पर बोल चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जहां तक अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने की बात है तो यह पूरी तरह से भारत और उसके संविधान का आंतरिक मामला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राहुल गांधी के बॉडी डबल को लेकर बयान दिया है।
दरअसल उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से बॉडी डबल का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक मीडिया संगठन ने दावा किया है कि राहुल गांधी अपनी बस यात्रा के दौरान बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति बस में बैठे थे और खिड़की से लोगों की ओर हाथ हिला रहे थे वह शायद राहुल गांधी नहीं थे। इस पर मीडिया से बात करते हुए सीएम शर्मा ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूं, डुप्लीकेट का नाम और यह कैसे किया गया मैं पूरा विवरण साझा करूंगा, बस कुछ दिनों तक इंतजार करें। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर राहत फतेह अली खान का एक वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से वह विवादों में घिर गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वह एक शख्स की बुरी तरह पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह एक छात्र को शराब की बोतल गायब होने की वजह से जूते से पीट रहे हैं और साथ ही थप्पड़ मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो के वायरल होने और कड़ी आलोचना के बाद उन्होंने अब इस वायरल वीडियो की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में राहत फतेह अली खान ने माफी मांगते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को एक शिक्षक और छात्र के बीच का व्यक्तिगत मामला बताया है। वीडियो में दंडित किए जा रहे व्यक्ति की पहचान उन्होंने नवीद हसनैन के रूप में की है। शख्स ने वीडियो में कहा कि उसने बोतल खो दी थी और वह इसके बारे में भूल गया था। उन्होंने कहा कि वह मेरे पिता और मेरे शिक्षक हैं, वह भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। जिसने भी यह वीडियो लीक किया है वह मेरे शिक्षक को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। खबरों के अनुसार गायक ने कहा कि उन्होंने अगले ही पल अपने छात्र नवीद हसनैन से माफी भी मांगी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवैध खनन मामले में ईडी ने उन्हें 10वां समन जारी किया है। वहीं समन जारी किए जाने के बाद सोरेन अचानक शनिवार देर रात नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राज्य के एक अधिकारी की माने तो सोरेन की नई दिल्ली यात्रा की कोई योजना नहीं थी। मुख्यमंत्री अगले 3 दिन तक व्यस्त थे। 29 जनवरी को वे चाईबासा, 30 जनवरी को पलामू और 31 जनवरी को गिरिडीह में उनका कार्यक्रम तय था। खबरों के मुताबिक एक अधिकारी की माने तो वह कानूनी सलाह के लिए नई दिल्ली गए हैं। वहीं समन के बारे में जानकारी देते हुए ईडी के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जारी 10वें समन में सोरेन से 29 जनवरी या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार सोरेन के पेश न होने पर एजेंसी खुद पूछताछ करने के लिए जा सकती है। बता दें कि ईडी ने पहली बार 20 जनवरी को सोरेन से 7 घंटों तक पूछताछ कर बयान दर्ज किया था। उस दिन पूछताछ पूरी नहीं होने पर नया समन जारी किया गया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। एक बार फिर ईरान में बंदूकधारियों ने 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी। पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करना अस्वीकार्य है। वहीं अब इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सिर टीपी ने शनिवार को कहा कि ईरान के सरावान में 9 पाकिस्तानियों की हत्या से सदमा लगा है। यह भयावह है। दूतावास पीड़ित परिवारों के साथ है, हम उनका समर्थन करते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 9 लोगों की मौत के अलावा हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं। खबरों के मुताबिक सभी पीड़ित पाकिस्तानी मजदूर थे जो एक कार मरम्मत की दुकान पर रहते थे और वहीं काम करते थे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को आतंकवादी घटना बताया है। मंत्रालय का कहना है कि इस्लामाबाद ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। उसने तेहरान से घटना की जांच कराने का आह्वान किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच कल 27 जनवरी को कांग्रेस ने अपना डोनेट फॉर न्याय क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है। नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की मौजूदगी में पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जो व्यक्ति 670 रुपये उससे अधिक का डोनेशन देगा उसे गिफ्ट के तौर पर राहुल गांधी के हस्ताक्षर वाली टी शर्ट दी जाएगी। अजय माकन ने बताया कि जो लोग 67,000 या उससे अधिक रुपए डोनेट करेंगे उन्हें एक न्याय किट दिया जाएगा, जिसमें एक टी शर्ट, बैग, पैंट, बैज और स्टिकर होगा। इसके अलावा वो लोग जो डोनेशन के तौर पर कुछ भी देना चाहते हों उन्हें राहुल गांधी के हस्ताक्षर वाला डोनेशन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पैसा जुटाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि हम इस क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव के लिए अपनी सारी फंडिंग हासिल कर लेंगे तो वह गलत है। मणिपुर की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र के साथ पिछले दिनों कथित तौर पर हुई मारपीट की घटना का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। खड़गे ने पत्र में अमित शाह से आग्रह किया है कि मणिपुर में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की बहाली के लिए
उचित कदम उठाए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि 24 जनवरी 2024 को इम्फाल के ऐतिहासिक कांगला किले में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, इस बैठक के दौरान मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वांगखेम के विधायक केशव मेघचंद्र पर बेरहमी से हमला किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। खड़गे ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया कर्मियों की भारी मौजूदगी के बावजूद यह चौंकाने वाली घटना घटी है। अब तक राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय की ओर से इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर बयान जारी कर कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो कहता है कि जिस धार्मिक स्थान की जो प्रकृति होगी वो बदली नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हम एएसआई रिपोर्ट द्वारा ये साबित कर सके हैं कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। आलोक कुमार ने आगे विश्व हिंदू परिषद की प्रमुख मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू समाज को जिसको वजूखाना कहा जाता है उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते हैं कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदरपूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप दें। यदि वह ऐसा करते हैं तो उससे भारत के दोनों समुदायों के बीच एक सद्भावना का निर्माण होगा, शांति का निर्माण होगा और मस्जिद भी अपने विस्थापित स्थान पर आदरपूर्वक रह सकेगी। इसके लिए हम आगे के समय में प्रतीक्षा करेंगे। ब्रिटेन ने UNRWA यानी मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत संस्था को की जाने वाली फंडिंग रोकने का ऐलान किया है। बता दें कि ब्रिटेन ने यह कदम इजराइल के उस बयान के बाद उठाया है जिसमें उसने UNRWA के कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। ब्रिटेन ने कहा कि वो इजराइल द्वारा लगाए गए आरोपों से स्तब्ध है और उसने इजराइल के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं UNRWA ने इजराइल पर हुए उस हमले में शामिल होने के आरोप में अपने कई कर्मचारियों को बर्खास्त करने का ऐलान किया है। बता दें कि गजा पर इजराइल के हमले शुरू होने के बाद UNRWA वहां के अब तक लाखों विस्थापित नागरिकों को मदद दे चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।